हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें गु फैमिली की लेडी को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है और बार बार प्रे कर रही होती है कि उसका बेटा पैदा हो। लेकिन नर्स उसे बताती है तुम्हें एक बेटी हुई है और उसे बताती है हमने पहले से ही सारा प्लान बना रखा था, इसलिए वो उसे एक लड़का लाकर पकड़ा देती है। वो लेडी अपनी बेटी को नर्स को पकड़ाती है और उसके गले में एक पेंडेंट डाल देती है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी। मुझे माफ करना, लेकिन अभी तुम्हें अपनी मोम के बगैर ही रहना होगा। इतने में उसके ससुर वहाँ पर आ जाते हैं और पोते को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो नर्स मिस ली को जाकर वो बेटी दे देती है। तुम इसका ख्याल रखना, इसकी मॉम कुछ सालों के बाद आकर इसे लेकर चली जाएगी और साथ ही उस लेडी को 5 मिलियन भी देती है। वो लेडी 5 मिलियन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस बच्ची को जमीन पर लिटा देती है। थोड़ी देर बाद ली के ससुर वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बोलते हैं ये क्या, तुम्हें बच्चों की कदर नहीं है क्या? ली बोलती है मेरा खुद का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है तो मैं इस बच्चे का ख्याल क्यों रखूं? मुझे पैसे चाहिए थे पर इन लोगों ने पैसे भी बहुत ज्यादा कम दिए हैं। इसे मेरा और मेरे बच्चे का गुजारा कैसे होगा? उसके फादर इन लोग उस बच्ची को उठा लेते हैं और बोलते हैं अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कई साल बीत जाते हैं और उस ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो बच्ची यानी कि जीमो उसके पास होती है। जीमो बोलती है ग्रैंडपा मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी डॉक्टर आकर बताता है जब तक आप पैसे जमा नहीं करेंगी तब तक आपके ग्रैंडपा की सर्जरी नहीं हो पाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद ग्रैंडपा बोलते हैं वैसे भी मेरी उम्र कितनी ही रह गई है, तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। लेकिन जीमो बोलती है मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। घर पर वापस आने के बाद वो आंट ली से पैसे मांगती है, मुझे अपने ग्रैंडपा की जान बचानी है। लेकिन आंट ली उसकी बात को इग्नोर कर देती है और उसकी बेटी शाओ बोलती है तुम्हें पैसे चाहिए ना, मेरी मोम के पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। वो उसे एक होटल रूम की चाबी देती है और बोलती है मेरी मोम ने तुम्हें मिस्टर वैन को बेच दिया है। ऐसे भी मिस्टर वैन तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, अगर तुम उसके साथ एक रात गुजारोगी तो वो तुम्हें पैसे दे देगा। ये सुनकर जीमो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, ये क्या बकवास किए जा रही हो? शाओ बोलती है मैंने क्या बकवास कहा, तुम्हें अपने ग्रैंडपा को बचाना है तो तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम सच में अपने ग्रैंडपा से प्यार करती हो तो जाकर उन्हें बचा लो ना। जीमो उस कार को लेकर घर से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसे अपनी मोम दिखती है। एक्चुअली में जीमो की मोम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आई थी। उनका असिस्टेंट बताता है यही वो घर है जहाँ पर आपकी बच्ची को लाया गया था। जीमो की मोम बोलती है फाइनली आज मैं अपनी बेटी से मिलूंगी। जीमो अपनी मोम को देखती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसकी मदर भी उसे देखती है। उसके बाद वो घर के अंदर आ जाती हैं। और अंदर जाते ही वो शाओ को गले लगा लेती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था शाओ उनकी बेटी है। फाइनली तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें अपने घर वापस लेकर जा सकती हूँ। अब अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। वो उन्हें सच नहीं बताती कि वो जीमो की मोम है। लेकिन ली को ये बात समझ आ जाती है और उसे सारी पास्ट की बातें याद आ जाती हैं। ली इतने सारे पैसे को देखकर शॉक हो जाती है, क्या ये सब मेरी बेटी का हो जाएगा? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। जीमो की मोम बोलती है क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती हो? ली तुरंत मान जाती है क्यों नहीं। शाओ को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन गिफ्ट और पैसे देखकर वो भी मान जाती है। इधर लीमो उस होटल में आ जाती है। वो रूम को ढूंढ ही रही होती है, तभी उसकी टक्कर गुशी से हो जाती है और गुशी बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। गुशी उसे रूम में लेकर चला जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीमो से पूछती है कल रात तुमने कहा था तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। गुशी पूछता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जीमो बोलती है मुझे पैसे चाहिए। गुशी बोलता बताओ कितने पैसे चाहिए? जीमो बोलती है 10। गुशी बोलता है तुम्हें बस 10 मिलियन चाहिए? ले लो, इस कार्ड में 100 मिलियन है, तुम्हें जितने पैसे उड़ाने हैं उड़ा लेना इस कार्ड में से, पर आज के बाद अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। तभी जीमो को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। तभी गुजी के पास उसका असिस्टेंट आ जाता है और बोलता है बॉस अभी भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्योंकि गुजी को चक्कर आ रहे होते हैं।
जिसके बाद असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में चेकअप कराने के बाद रूम से बाहर आता है तो वो जीमो को देख लेता है और सोचता है ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, और उससे ये बात जाकर पूछ भी लेता है। जीमो उसे बताती है मेरे ग्रैंडपा की सर्जरी है, मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, और उसे कार्ड वापस करते हुए बोलती है मुझे इतने ज्यादा पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे बस अपने ग्रैंडपा की सर्जरी कराने के लिए पैसे चाहिए थे जो मैंने यूज कर लिए हैं, बाकी के पैसे तुम अपने वापस ले सकते हो। गुजी बोलता है लगता है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताता है अब आपके ग्रैंडपा खतरे से बाहर हैं। लेकिन साथ ही डॉक्टर बताता है कैंसर सेल ग्रैंडपा की पूरी बॉडी में फैल गए थे, जिस वजह से उनके पास जीने के बस 2 महीने बचे हैं, यानी कि 2 महीने के बाद वो मर जाएंगे। ये सुनकर उसको तो चक्कर ही आ जाते हैं। गुजी उसे संभालता है, जिसके बाद वो ग्रैंडपा को आकर बोलती है डॉक्टर ने बताया है अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ग्रैंडपा बोलते तुम मुझसे झूठ मत बोलो, ये मेरी बॉडी है और मुझे अच्छे से मालूम है मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे पास अब बस बहुत कम समय बचा है। ये सुनकर जीमो तो रोने लग जाती है। आप ऐसी बातें ना करें, आपके बगैर मेरा क्या होगा। लेकिन गुजी ये सारी बातें दरवाजे पे खड़ा होकर देख रहा होता है। ग्रैंडपा बोलते हैं मेरी एक ही विश है कि मरने से पहले मैं तुम्हारी शादी देख लूं। मैं चाहता हूँ तुम किसी से शादी कर लो। जीमो झूठ बोल देती है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और गुजी के पास आकर बोलती है क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। गुजी को ग्रैंडपा के सामने लाकर बोलती है ये है मेरा बॉयफ्रेंड, हैंडसम दिखता है ना। ग्रैंडपा पूछते हैं फिर तुम दोनों शादी कब करने वाले हो। जीमो बोल देता है हम तो आज ही शादी कर रहे हैं। ये ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं इसकी मॉम और इसकी बहन तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना। चलो अब जल्दी से जाकर सिविल ब्यूरो जाओ और मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आना और मुझे जरूर दिखाना। इसी में ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। जीमो सोच रही होती है मैंने तो सोचा भी नहीं था ये सच में मुझसे शादी कर लेगा। गुजी उसे बोलता है चलो घर चलते हैं, लेकिन तभी सामने से गुजी की मॉम आती है और जीमो को चाटा लगा देती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे बेटे से शादी करने की। गुजी को बोलती है तुम्हारी वाइफ मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी हूँ, उसी से तुम्हारी शादी होगी और सारी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें इसीलिए दी थी, क्या तुम किसी भी लड़की से शादी कर लो। गुजी बोलता है वो सब आपने नहीं ग्रैंडपा ने मुझे दिया है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है और जीमो को वहाँ देखकर बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। गुजी की मॉम बोलती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। जीमो बोलती है ये मेरी सिस्टर है। ये सुनकर मॉम तो हैरान हो जाती है क्या ली फैमिली में एक और लड़की है। और तुरंत झूठ बोल देती है ये मेरे अंकल की बेटी है, उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद मेरी मॉम इस पर तरस खाकर इसे घर लेकर आ गई थी। जीमो बोलती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो। लेकिन मॉम बोलती है मैं किसी ऐसी लड़की पर यकीन नहीं करने वाली जिसके कोई पेरेंट्स ही नहीं है। और वो पैसों का कार्ड उसके मुंह पर मार कर बोलती है मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। गुजी अपनी मॉम को बोलता है मैंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट करेंगी, क्योंकि मैं इसे कभी नहीं छोड़ने वाला। और अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है, जिसके बाद शाओ ड्रामा करने लग जाती है और बोलती है आंटी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, मेरी बहन ने शादी कर ली है तो क्या हो गया, वैसे भी मैं किसी और का प्यार नहीं छीन सकती। आपने जितने भी तोहफे मुझे दिए हैं आप वो सब वापस ले जाएं। लेकिन मॉम बोलती है वो सब कुछ तुम्हारा है, गुजी से शादी भी तुम्हारी ही होगी, उस लड़की को मेरे घर से जाना ही होगा और उसे मैं ही निकालूंगी। गुजी घर पर आने के बाद जीमो की मलहम पट्टी करता है और बोलता है आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जीमो बोलती है तो क्या हुआ, तुम्हारी मॉम को गुस्सा तो आना ही था ना, इसीलिए उन्होंने गुस्से में ऐसा कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गुजी बोलता है मेरी मॉम ने कभी मुझे प्यार नहीं किया, वो बस हमेशा से मुझे कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये गू फैमिली मेरी है और यहाँ की प्रॉपर्टी भी मेरी है। जीमो गू फैमिली का नाम सुनकर हैरान हो जाती है, ये तो बहुत ही रिच फैमिली है ना। गुजी बोलता हाँ हम बहुत ज्यादा रिच हैं। जीमो बोलती है मैं डिजर्व नहीं करती तुमसे शादी करना, और वहाँ से जाने ही वाली होती है। लेकिन गुजी उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसे बोलता है मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे स्टेटस से नहीं। और फिर सभी सर्वेंट्स को वहाँ पर बुलाकर बोलता है ये मेरी वाइफ है, अब से आपको इसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। सारे सर्वेंट ओके बोलकर चले जाते हैं। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है, जीमो उसे देखकर खड़ी हो जाती है। असिस्टेंट उसे कुछ डॉक्यूमेंट देता है। मिस्टर गुजी ने
ये घर और बहुत सारा पैसा और प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है। जीमो बोलती है इतनी एक्सपेंसिव चीजें मैं नहीं ले सकती हूँ, ये सब कुछ मेरा नहीं है। लेकिन असिस्टेंट वहीं पर रख कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीमो अपने ग्रैंडपा को उस घर में लेकर आ जाती है। गुजी की मॉम और शाओ भी वहाँ पर टपक पड़ती है। ग्रैंडपा शाओ को बोलते हैं तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो ना। से ही वो गुजी की मॉम की तरफ देखते हैं तो जीमो बताती है ये गुजी की मॉम है। ग्रैंडपा उन्हें बड़े प्यार से हेलो बोलते हैं, लेकिन मॉम तो रूडली बात करती है। मैं यहाँ पर किसी से हेलो हाय करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि जीमो को इस घर से निकालने के लिए आई हूँ। एक सर्वेंट ये सब कुछ देख लेती है और गुजी को कॉल कर बता देती है। जीमो को पकड़ लेते हैं। जीमो बोलती है प्लीज हमें छोड़ दो। मॉम बोलती है इन डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो और यहाँ से चली जाओ। जीमो को गुस्सा आ जाता है, आप अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और आपको शाओ इतनी ज्यादा पसंद क्यों है? मॉम अपने गार्ड्स को ग्रैंडपा को स्टेयर से ऊपर ले जाने के लिए बोलती है। जीमो को बोलती है अगर तुम्हें अपने ग्रैंडपा वापस चाहिए तो तुम्हें इन पेपर पर साइन करना ही पड़ेगा। जीमो खुद को गार्ड से छुड़वा लेती है, लेकिन नीचे गिर जाती है। मॉम उसके हाथ अपने पैर के नीचे कुचल देती है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये तुम्हारे बेटे की वाइफ है। मॉम बोलती है वो मेरा बेटा है, इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि उसकी वाइफ कौन होगी। जीमो उस पेपर पर साइन करने ही वाली होती है, तभी ग्रैंडपा बोलते हैं तुम जिस लड़की को ढूंढ रही हो वो शाओ नहीं है। मॉम बोलती है क्या मतलब है आपका? ग्रैंडपा उन्हें सच बताने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी शाओ उन्हें ऊपर से धक्का मार देती है। गुजी भी अंदर आ जाता है और ग्रैंडपा की बॉडी को देख लेता है। जीमो उनके पास बैठकर रो रही होती है। शाओ बोलती है मैंने इनको नहीं गिराया, ये खुद ही गिर गए। जीमो तो बेहोश ही हो जाती है और उसका जेड का पेंडेंट भी उसके गले से गिर जाता है। गुजी जीमो और ग्रैंडपा को वहाँ से लेकर चला जाता है। मॉम वो पेंडेंट शाओ को दे देती है, इसे तुम अपने पास रखना, कभी भी घुमाना मत। शाओ सोच रही होती है क्या ये औरत पागल हो गई है, ये पेंडेंट मुझे क्यों दे रही है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और बताता है अब आपके ग्रैंडपा नहीं रहे। जीमो तो रोने लग जाती है। गुजी अपने असिस्टेंट को बोलता है पता लगाओ ग्रैंडपा को धक्का किसने मारा था, उसको इसका हिसाब देना ही होगा। नेक्स्ट सीन में शाओ की मॉम उससे मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? बूढ़ा तो मर गया है, अब तो कोई सच बताने वाला भी नहीं है। और वो गुजी की मॉम तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करती है, अब तो सारा पैसा तुम्हारा ही होने वाला है। शाओ ने पेंडेंट दिखाकर बोलती है पता नहीं ये पेंडेंट उन्होंने मुझे क्यों दे दिया है। उसकी मॉम बोलती है इसे अपने पास ही रखना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी वहाँ पर गुजी के गार्ड्स आ जाते हैं। आंट ली बोलती है तुम लोग कौन हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर में आने की? तुम लोग मरना चाहते हो? तभी गुजी जीमो के साथ वहाँ पर आ जाता है और बोलता है लगता है मरना तो आप चाहती हैं। वो बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारी मॉम ने मुझे फोर्स किया था, इसलिए मैंने वो सब कुछ किया। गुजी बोलता है तुम्हें किसने कहा था ग्रैंडपा को धक्का देने के लिए? शाओ की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो चाकू उठा लेता है, चलो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट देता हूँ। शाओ बोलती है मैं एकदम सच बोल रही हूँ, ग्रैंडपा तो खुद ही गिर गए थे। जीमो बोलती है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। शाओ बोलती है भला मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो उनकी ग्रैंड डॉटर थी ना। शाओ की मोम बोलती है अगर तुमने हमें जरा भी चोट पहुंचाई तुम्हें मालूम है तुम्हारी मोम कितनी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। गुजी बोलता है उनको गुस्सा होने दो, उन्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले मैं तुम लोगों को देख लेता हूँ। उसकी मोम वहाँ पर आ जाती है और शाओ को बचा लेती है। तुम ठीक तो हो ना? गुजी अपनी मोम से पूछता है मोम आप पहले ये बताओ इस लड़की का आपसे क्या रिश्ता है, आप इस लड़की को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों कर रही हैं? आंट ली बोलती है शुक्र है आप यहाँ पर आ गई, आपका बेटा हमें बहुत ज्यादा बुरी कर रहा था। यह सुनकर वो अपने ही बेटे को चाटा लगाने वाली थी, लेकिन गुजी उनका हाथ रोक लेता है और बोलता है आप सच बताओ मैं आपका बेटा हूँ या फिर ये लड़की? पर मोम फिर से चाटा लगाने वाली होती है। इस बार जीमो उनका हाथ पकड़ लेती है। कातिल की साइड लेकर आप अपने बेटे को मार रही हैं, कैसी माँ हैं आप? जीमो बोलता है इनसे बात ही मत करो क्योंकि इनकी नजरों में मेरा इनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। और वो जीमो का हाथ पकड़ कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जीमो बोल रही होती है मेरा जेट का पेंडेंट गायब हो गया है, वो मुझे मेरी बायोलॉजिकल मोम ने दिया था, उसे मुझे ढूंढना ही होगा। गुजी बोलता है तुम अभी रेस्ट करो।
तुम्हारे लिए वो पेंडेंट मैं ढूंढूंगा। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट के पास जाता है और बोलता है, जल्दी से शाओ का डीएनए टेस्ट करवाओ, मैं पता लगाना चाहता हूँ आखिरकार ये माजरा क्या है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीमो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। तभी सुपरवाइजर आकर उस पर चिल्लाने लग जाती है, ये तुमने कैसे बेकार डिजाइन बनाए हैं। जीमो बोलती है, मेरे हाथ पर चोट लगी है। सुपरवाइजर बोलती है, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने, तुम दोबारा से इन डिजाइन को बनाओ। वो डिजाइन बनाने का ट्राई करती है पर उसे बन नहीं रहे होते। तभी उसे शाओ का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है, अगर तुम्हें अपना पेंडेंट वापस चाहिए तो होटल के वीआईपी रूम में आ जाओ। जीमो को उसके इरादे सही नहीं लग रहे थे, इसलिए वो गुजी को कॉल कर बताने वाली थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद वो होटल में जाने के लिए निकल जाती है। इधर गुजी की मॉम शाओ को बोल रही होती है, मैं सबके सामने अनाउंस करने वाली हूँ कि तुम्हारी सगाई मेरे बेटे के साथ होने वाली है। अब बोलती है, लेकिन आपके बेटे को पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। गुजी की मॉम बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उसके बाद वो शाओ को मिस्टर वैन और उनकी वाइफ से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। ये मेरी होने वाली बहू है। मिस्टर वैन बोलते हैं, मैंने तो सुना है आपकी बेटी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मॉम बोलती है, लेकिन मैं उस शादी को नहीं मानती, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी आंट ली ड्रामा करने लग जाती है, शाओ तुम्हारा पेंडेंट कहाँ है। तो इसके बाद मॉम बोलती है, चलो मैं रूम में देख कर आती हूँ। इधर ज़ूमी उस वीआईपी रूम में आ जाती है। जैसे ही वो पेंडेंट को उठाती है, वहाँ पर गुजी की मॉम आ जाती है और उसे चाटा लगा देती है। हमारी हिम्मत भी कैसे हो गई इस पेंडेंट को चुराने की। वो बोलती है, क्या बकवास कर रही हैं आप, ये मेरा पेंडेंट है। मॉम बोलती है, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि ये पेंडेंट तुम्हारा है। शाओ तो ड्रामा करने लग जाती है, ये आखिरी चीज है जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए छोड़ कर गए थे, इसके बगैर मैं अपने पेरेंट्स को कैसे ढूंढूंगी। जीमो बोलती है, ये पेंडेंट मेरा है। ग्रैंडपा को डर था कि कोई मेरा पेंडेंट चुरा ना ले, इसलिए उन्होंने इसके पीछे मेरा नाम लिखवा दिया था। सुनकर आंट ली और शाओ दोनों ही शॉक हो जाते हैं। मॉम जैसे ही उस पेंडेंट के पीछे देखती है, उन्हें कोई भी नाम नहीं दिखता, इसलिए वो बोलती है, क्या झूठ बोल रही हो तुम। वे आंट ली डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने लग जाती है। जीमो तुम मेरी बेटी हो, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। और तुम्हारे ग्रैंडपा ने बचपन से तुम्हें संभाला है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरी बेटी नहीं रही। मॉम फिर से जीमो को गिराती है और उसके हाथ अपने पैरों के नीचे कुचलने लग जाती है, बिना ये जाने कि वो उसकी सगी बेटी है। मॉम उसे बोलती है, ये मत सोचना, अगर मेरा बेटा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। जिसके बाद मॉम गार्ड्स को बुलाती है और जीमो को और भी ज्यादा परेशान करने लग जाती है। जीमो को गुस्सा आ जाता है, आप करना क्या चाहती हैं? मॉम बोलती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। और शाओ को बोलती है, तुम्हें इसके साथ जो करना है वो कर सकती हो। शाओ जीमो के पास जाती है और उसे बोलती है, ये जेड का पेंडेंट और तुम्हारा पति अब दोनों ही मेरे हैं। लेकिन जीमो उसे धक्का मार देती है तो मॉम को गुस्सा आ जाता है। इधर गुजी अपने सेक्रेटरी को बोलता है, जल्दी से फूलों का इंतजाम करो, आज शाम को मैं अपनी वाइफ के लिए लेकर जाऊंगा। तभी गुजी जीमो का मैसेज देख लेता है, इसलिए वो भागा हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। इधर शाओ चाकू लेकर जीमो की तरफ आती है, वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी गुजी वहाँ पर आ जाता है, पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता उसकी मॉम के अलावा। गुजी पूछता है, मॉम बताओ मेरी वाइफ कहाँ पर है। मॉम बोलती है, उसने जेड का पेंडेंट चुराया था, इसलिए उसे इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए थी ना। इधर शाओ जीमो को बोल रही होती है, ये सब कुछ तुम्हारा है पर अब नहीं रहेगा। इधर गुजी अपनी मॉम से बार बार पूछ रहा होता है, आप मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले, मुझे बताएं मेरी वाइफ कहाँ पर है। तभी असिस्टेंट को साथ वाले रूम से आवाज आती है। गुजी भागा हुआ वहाँ पर आ जाता है और देखता है जीमो को चोट लगी है, शाओ ने उसको हर्ट कर दिया था। गुजी फटाफट से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसकी मलहम पट्टी कर वहाँ से चला जाता है। गुजी को गुस्सा आता है और वो जीमो को बोलता है, तुम अपना बदला मेरे सामने ले सकती हो। लेकिन उसकी मॉम बोलती है, मेरे होते हुए शाओ को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। गुजी पूछता, आप ऐसे क्यों कर रही हो मॉम। उसकी मॉम बोलती है, इसकी मॉम भी इससे नफरत करती है, ये बहुत ही बुरी लड़की है। आंटी बोलती, हाँ ये मेरी बेटी है, मैं इसे पसंद नहीं करती। गुजी बोलता है, ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को पसंद नहीं करेगी, ये इनकी बेटी नहीं हो सकती। शाओ बोलती है, मैं मानती हूँ ये इनकी बेटी नहीं है, पर इसने अपने पेरेंट्स को मारा था, जिसके बाद इसे मेरे दादाजी के पास भेज दिया गया और मेरे दादा ने इसे पाला है, पर मेरी मॉम इससे नफरत करती है। गुजी बोलता है, तुमने मेरी वाइफ के साथ जो कुछ भी किया है ना, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। उसके बाद वो शाओ को वैसे ही इंजेक्ट करवाता है जैसे उसने जीमो को किया था।
इवन गुजी उसका पेंडेंट भी छीन लेता है और जीमो को दे देता है। जो चीज तुम्हारी है वो मैं तुम्हें वापस ला कर ही दूंगा। और अपनी मोम को बोलता है ग्रैंडपा मेरे साथ है, इसलिए दोबारा मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। और जीमो को अपने साथ लेकर चला जाता है। मोम बोलती है तुम्हें तो मैं देख लूंगी। रात में जीमो अपना फोन चला रही होती है, तभी गुजी उसके पास आकर पूछता है तुम क्या कर रही हो। जीमो बोलती है मैं कंपनी से लीव ले रही हूँ। गुजी बोलता है छोड़ो लीव को और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट आकर उसे बताता है आपकी मोम ने आपके सारे शेयर्स शाओ के नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं। मुझे लगता है अब आपकी प्रेसिडेंट की पोजीशन खतरे में है। गुजी पूछता डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में और कितना टाइम लगेगा। असिस्टेंट बोलता है कुछ टाइम लग जाएगा। गुजी बोलता है मैं इंतजार कर लूंगा, पर ध्यान रखना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट बोल रहा है एक बात समझ नहीं आ रही है, अगर शाओ आपकी मोम की बेटी है तो इसका मतलब वो आपकी बहन हुई, तो वो आपकी शादी आपकी बहन से क्यों करवाना चाहती है। गुजी बोलता है ये तो तब समझ में आएगा जब रिपोर्ट आएगी। नेक्स्ट सीन में गुजी ऑफिस आता है, बहुत सारे मीडिया वाले भी वहाँ पर आए होते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं क्या ये बात सच है, आपको आपकी मोम ने प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया है, वो आपकी शादी शाओ से करवाना चाहती हैं। वो जीमो के बारे में गलत बोलने लग जाते हैं। गुजी आराम से जा रहा था लेकिन जीमो का नाम सुनकर उन्हें बोलता है मैं तुम लोगों को दो बातें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात मैं नहीं जानता कि शाओ कौन है और दूसरी बात जीमो मेरी वाइफ है और किसी ने अगर मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी गलत सलत बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और बात रही प्रेसिडेंट की पोजीशन की, वो भी डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग वेट करें। दूसरी तरफ जीमो अपना चेकअप करा रही होती है, तभी उसे सारी बातें पता चल जाती हैं जो मीडिया पर चल रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग हो रही होती है जिसमें गुजी की मोम बोलती है मैं शाओ को नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाना चाहती हूँ, ये बहुत ही जल्दी मेरी घर की बहू भी बनने वाली है। तभी गुजी आकर बोलता है मैं अपनी वाइफ को सबसे मिलवाने वाला हूँ, इसलिए आप झूठ ना बोले। ये सुनकर उसकी मोम को गुस्सा आ जाता है। गुजी बोलता है मोम आप यहाँ पर ड्रामा ना करे, मैं ग्रैंडपा को बुला रहा हूँ, वही डिसाइड करेंगे आगे क्या होना है। सभी लोग गुजी की ही साइड ले रहे होते हैं और बोलते हैं मिस गु बहुत ज्यादा बुरा कर रही हैं। मिस्टर यांग को बोलते हैं आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा क्योंकि हमें मिस गु बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। वे शाओ जीमो और गुजी के बारे में बुरा भला बोलने लग जाती है तो सारे एम्प्लॉय उसकी साइड हो जाते हैं। हमें लगता है शाओ को ही नया सीईओ बना देना चाहिए। अभी जीमो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर आ जाती है और बोलती है ऐसा कभी भी नहीं होगा। अपने डिजाइन मिस्टर यंग को दिखाती है और बोलती है ये सारे डिजाइन मैंने बनाए हैं, उन्होंने मेरे डिजाइन चुराए हैं, वो आपको झूठ बोल रही थी। शाओ बोलती है मैं भला तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगी, ये डिजाइन मैंने खुद बनाए हैं। जीमो बोलती है अच्छा मान लेते हैं तुमने बनाए हैं तो अपने डिजाइन के बारे में एक्सप्लेन तो कर ही सकती हो ना। अब बोलती है इन डिजाइन को मैंने कई सालों पहले बनाया था, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन जीमो बोलती है मैं ऐसा कर सकती हूँ और वो सारे बनाए हुए डिजाइन को एक्सप्लेन करने लग जाती है। सारे डिजाइन मैंने अपनी मदर को ढूंढने के लिए बनाए थे क्योंकि मुझे उम्मीद थी एक दिन मैं अपनी मोम को ढूंढ लूंगी। वैसे यांग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं तुम्हारे डिजाइन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मोम बोलती है क्या फर्क पड़ता है डिजाइन किसने बनाए हैं, पर मैं इस लड़की को अपने घर की बहू एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो ये जेड का पेंडेंट भी चुराया है। जीमो बोलती है आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, ये मेरा है। मिस्टर यांग मिस गु को डांट कर चुप करा देते हैं। सभी लोग मिस गु के बारे में बात करने लग जाते हैं ये कैसी औरत है। जीमो मोम के पास आकर बोलती है ये सब कुछ आपने नहीं दिया है गुजी को, गुजी ने सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है। अभी गुजी उठकर बोलता है चाहे कुछ भी हो लेकिन आपकी बेटी इस प्रॉपर्टी को हड़प नहीं पाएगी। मिस गु तो घबरा जाती है ये तुम क्या बोल रहे हो। गुजी बोलता है मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, एक बार बस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद सच साबित हो जाएगा। मिस गु को तो गुस्सा आने लग जाता है इसलिए वो जीमो पर भड़कने लग जाती है ये सब तुमने ही मेरे बेटे को पढ़ाया है ना, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। आज से पहले वो कभी मेरे खिलाफ नहीं गया। क्या नहीं तुमने कौन सा जादू कर दिया है, तुम्हारी बातों में आने के बाद वो मेरे खिलाफ जा रहा है, आखिर तुम पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई। जीमो को थप्पड़ लगाने ही वाली होती है तभी गुजी बीच में आ जाता है और चाटा उससे लग जाता है। उसे माफी मांगने लग जाती है मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। मिस्टर यांग भी उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। मिस गु आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? गुजी बोलता है मॉम आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है आप मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार क्या होता है ये मुझे ग्रैंडपा से मिलकर समझ में आया, जैसे वो
सीमो से प्यार करते थे। मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुजी बोलता है मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। थोड़ी देर बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाती है। गुजी बोलता है अब सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन इससे पहले वो उस रिपोर्ट को खोलता तभी उसके ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं और गुजी के हाथ से उस रिपोर्ट को ले लेते हैं। मॉम तो अपने ससुर को अपने बेटे की शिकायतें लगाने लग जाती है। देखो ना, इस लड़के को मेरी मर्जी के खिलाफ इसने शादी कर ली है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं कंपनी के प्रेसिडेंट को चेंज कर दूं। मैं ठीक कर रही हूँ ना। ग्रैंडपा तो उन्हें चाटा लगा देते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे सब कुछ मालूम है, इसलिए ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। गुजी इस कंपनी को बहुत ही अच्छे से संभाल रहा है, तो इसमें तुम बीच में अड़ंगी कैसे दे सकती हो। सभी एम्प्लॉय वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा सीमो को देखकर बोलते हैं अगर गुजी तुम्हारे साथ खुश है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मॉम उन्हें शाओ से मिलवाती है। ये बहुत ही अच्छी डिजाइनर है, मैं चाहती हूँ ये हमारी कंपनी में जॉब करे। गुजी बोलता है ग्रैंडपा ये बिल्कुल भी अच्छी डिजाइनर नहीं है, इसने जीमो के काम को भी चुराया है। ग्रैंडपा बोलते कोई बात नहीं, अगर ये कंपनी भी काम करना चाहती है तो कर सकती है। बाहर आने के बाद ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट को बोलते हैं ये सच तो सामने आ गया है कि मेरी बहू ने अपनी बेटी को बदल कर वहाँ पर बेटा रख दिया था। वो लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर है, पर ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। इन रिपोर्ट्स को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दो। गुजी को तो इस बात की कानों कान खबर नहीं पहुँचनी चाहिए। जो चीज जैसे चल रही है उसे वैसे ही चलने दो। लेकिन गुजी का असिस्टेंट ये सारी बातें सुन लेता है। असिस्टेंट ये सारी बातें गुजी को आकर बता देता है। गुजी बोलता है ग्रैंडपा ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बचाना चाहते थे। और ये बात तो क्लियर है कि शाओ ही मेरी मॉम की बेटी है। जीमो बोलती है इसका मतलब वो तुम्हारी सिस्टर है, तो वो तुम्हारी बहन की शादी तुमसे कैसे करा सकती हैं? आखिरकार वो चाहती क्या हैं? गुजी बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, वो क्या चाहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। गुजी बोलता है मैं तुम्हें डिजाइन डायरेक्टर बनाने वाला हूँ। जीमो बोलती है मुझे तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करना है। गुजी बोलता है मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। उसी तरफ शाओ नौटंकी कर रही होती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन गुजी की मोम बोलती है तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये बात अपने भेजे में घुसा लो कि ये परिवार तुम्हारा है, इसलिए अब से तुम्हें यहीं पर रहना है। और मिस गू सोचने लग जाती है ये मेरी बेटी है, इसे मेरे पास ही रहना होगा, कोई भी मेरी बेटी को बुली नहीं कर सकता। जिसके बाद शाओ अपनी मोम के पास जाती है और उन्हें सारा प्लान बताने लग जाती है। उसकी मोम बोलती है अगर किसी को सच पता चल गया तो? शाओ बोलती है सच तो सिर्फ ग्रैंडपा और आप जानते हैं, और ग्रैंडपा तो मर चुके हैं, इसलिए आपके अलावा किसी और को ये सच नहीं पता, और आप कभी भी उन्हें जाकर सच नहीं बताने वाली, इसलिए सच सामने कैसे आएगा? आज से मिस गू की बायोलॉजिकल डॉटर मैं हूँ और उनका सारा पैसा मेरा है। नेक्स्ट सीन में गुजी जीमो के साथ ऑफिस में रोमांस कर रहा होता है और उसे बोलता है तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना होगा। जीमो पूछती है मैं वहाँ पर क्या करूँगी? गुजी बोलता है वहाँ पर मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जीमो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में जीमो आंट ली के बुलाने पर उनसे मिलने के लिए चली जाती है। जीमो ने बोलती है आपने तो कहा था आप मेरे पेरेंट्स को साथ लेकर आएंगी, तो वो कहाँ है? शाओ बोलती है वो तो यहाँ पर नहीं है। आंटी तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। जीमो बोलती है आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हैं? शाओ बोलती है मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम यहीं पर है। तभी मिस गू वहाँ पर आ जाती हैं। जीमो उन्हें देखकर शॉक हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मिस गू तो उसे चाटे लगाने लग जाती है, तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करना ही होगा। शाओ बोलती है आज तो गुजी भी बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए वो नहीं आने वाला। जीमो साइन करने से मना कर देती है तो मिस गू उसे चाटा लगा देती है। इस चक्कर में वो पेंडेंट निकलकर नीचे गिर जाता है। जीमो उस पेंडेंट को उठाने वाली होती है, लेकिन मॉम अपने असिस्टेंट को उसे उठाने के लिए बोलती है ये गंदा हो गया है, इसे साफ कराओ। उसके बाद मिस गू शाओ को बोलती है जैसे ही साफ होकर आएगा मैं तुम्हें दे दूंगी। मिस गू के जाने के बाद शाओ भी जीमो को बुली करने लग जाती है। जीमो बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? शाओ बोलती है तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी अचानक से तुम्हारे पास सब कुछ आ गया। इवन गुजी भी तुम्हें ही पसंद करता है, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों ना करूं? उसके बाद आंट ली मिस्टर वेन को वहाँ पर लेकर आ जाती है और बोलती है पिछली बार तो वो लड़की भाग गई थी, लेकिन इस बार मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। जीमो को मिस्टर वेन के हवाले कर देती है और खुद वहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर वेन उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। जीमो उसे किक मारकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पहुँचती है आंट ली अंदर आ जाती है और उसे अंदर धक्का मार देती हैं और उसे बोलती हैं
यहाँ से भागने की सोचना भी मत। इधर मिस्टर गू मीटिंग में होता है, तभी असिस्टेंट आकर बताता है आपकी मोम को मैंने यहाँ पर देखा था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इसके बाद गुजी वहाँ पर पहुँच जाता है और जीमो को बचा लेता है। गार्ड्स आंट ली और शाओ को भी पकड़ लेते हैं। वो दोनों तो गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, आपकी मोम ने ही हमें ऐसा करने के लिए कहा था। जिसके बाद गुजी अपने असिस्टेंट को बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है ना क्या करना है। असिस्टेंट जीमो को घर लेकर आ जाता है। रात में जीमो को बुरे सपने आ रहे होते हैं, तभी गुजी उसके पास आ जाता है और बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी असिस्टेंट आकर बताता है मैंने पता लगा लिया है, ये सब आपकी मोम ने ही किया है। तो चाहती थी कि आप अपनी वाइफ को ऐसे देखें और उसके बाद आप इन्हें डिवोर्स दे दें। गुजी को समझ नहीं आता उसकी सगी माँ उसे बार बार हर्ट करने की कोशिश क्यों करती है। असिस्टेंट बताता है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपको दुख होगा पर सच ये है कि वो आपकी मोम नहीं है। एक्चुअली मैंने ग्रैंडपा की सारी बातें सुन ली थी। गुजी बोलता है ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, इवन ग्रैंडपा को भी नहीं, कि मुझे सच पता चल गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जीमो की आंखें खुलती है तो उसे गुजी का नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है तुम घर पर रेस्ट करो, मैं काम के लिए ऑफिस में गया हूँ, जैसे ही मैं घर वापस आऊंगा तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। नोट को पढ़कर जीमो के फेस पर तो स्माइल आ जाती है। तभी वो अपना फोन चेक करती है और उसे शाओ की बातें याद आ जाती है। इसका मतलब ये है कि आंट गू ही मेरी मदर है। जीमो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब गुजी मेरा भाई है। नेक्स्ट सीन में वो गुजी के पास आती है और उसे बोलती है मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। गुजी बोलता है तुम मुझे डिवोर्स मेरी मोम की वजह से देना चाहती हो ना। जीमो बोलती है तुम्हारी मोम ने कुछ नहीं किया है, बस मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। और सोचने लग जाती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे सच नहीं बता सकती हूँ। गुजी बार बार उसे डिवोर्स की वजह पूछने लग जाता है तो जीमो उस पर चिल्लाने लग जाती है क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रख दी है। हमारे आने से पहले मैं बहुत ज्यादा खुश रहती थी, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो हर दिन कोई नया तमाशा देखना पड़ता है। गुजी बोलता है तुम मेरी मोम की वजह से ऐसा बोल रही हो, मुझे अच्छे से मालूम है, मेरी बात मानो, मैं अपनी मोम से बात जरूर करूँगा, अगर तुम कहोगी तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे दूंगा और हम कहीं दूर चले जाएंगे। जीमो तो उसे चाटा लगा देती है, हम कभी साथ नहीं हो सकते इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन गुजी फिर भी नहीं मानता। जीमो बोलती है ठीक है तो मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैंने ये सारा प्लान बनाया था और तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को ले सकूं। अब मुझे सब कुछ मिल गया है तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है। जीमो के जाने के बाद असिस्टेंट बोलता है मुझे लगता है मैडम बहुत ज्यादा डर गई हैं। गुजी बोलता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, उसे कुछ टाइम दो, कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगी, पर तुम हर वक्त उस पर नजर रखना क्योंकि उसकी जान को खतरा है, मेरी मोम कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। नेक्स्ट सीन में जीमो मिस गू को आकर बोलती है मैं आपके बेटे को डिवोर्स दे दूंगी, आप यही चाहती हैं ना। शाओ आकर बोलती है ये तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने वाली जब तक तुम सच में डिवोर्स नहीं दे देती। मिस गू उसे डिवोर्स के पेपर दे देती है। जीमो बोलती है ठीक है मैं इन पर साइन कर दूंगी, पर वादा करो उसके बाद तुम दोनों मुझे परेशान नहीं करोगे। मिस गू बोलती है ठीक है हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, वैसे तुम मेरी जैसी हो। जीमो बोलती है मैं आपकी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हूँ और आप बहुत ज्यादा क्रूल हो। ये बोलकर वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर गुजी आ जाता है और उसे साइन करने से रोक देता है। मॉम मैंने आपको मना किया था ना कि आप इसे कभी भी फोर्स नहीं करेंगी। मिस गू बोलती है मैंने इसे फोर्स नहीं किया, ये खुद मेरे पास आई है। वो जीमो से पूछते हैं क्या ये सच है। जीमो हाँ बोलकर चली जाती है। मिस गू बोलती है मैंने तो कहा था मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन गुजी तो अपनी मोम को आग दिखाने लग जाता है इसलिए मोम चुप हो जाती है। गुजी के वहाँ से जाते ही मिस गू बोलती है जैसे ही डिवोर्स हो जाएगा मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करा दूंगी। शाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। घर आने के बाद असिस्टेंट उसे बैंक कार्ड देता है, इस कार्ड को आप यूज कर सकती हैं। जीमो बोलती है इस फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं है इसलिए इस फैमिली की कोई भी चीज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती। असिस्टेंट गुजी को वापस ला कर दे देता है और बोलता है क्या आप सच में डिवोर्स लेना चाहते हो बॉस। गुजी बोलता है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। उसी तरफ ग्रैंडपा का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है गुजी अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा है और मिस गू शाओ और गुजी की शादी की अनाउंसमेंट भी करने वाली हैं। ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं।
अगर वो ऐसा करना चाहती है तो उसे करने दो। आखिरकार शाओ मेरी ग्रैंड डॉटर है, हमारी बच्ची हमारे पास आ जाएगी, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। दूसरी तरफ जीमो अपना बैग पैक कर घर से जा रही होती है। वो मन में सोचती है, गुजी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। दूसरी तरफ मिस गू शाओ को शादी के कार्ड दिखा रही होती है और बोलती है, ये शादी बहुत ही ज्यादा बड़ी होने वाली है, मैं तुम्हारी शादी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी असिस्टेंट आकर बताता है, मैंने शादी का जोड़ा ऑर्डर करा दिया है। तो उन्होंने कहा है शाओ जब भी फ्री हो तो शादी के जोड़े को जाकर चेक कर सकती है। शाओ बोलती है, मैं तो अभी फ्री हूँ। वो जल्दी से कपड़े चेंज करने चली जाती है। मिस कू असिस्टेंट से पूछती है, क्या तुमने उस पेंडेंट के बारे में पता किया? अभी तक वो साफ नहीं हुआ है। असिस्टेंट बोलता है, मैडम मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला था। मुझे पता चला है उस पेंडेंट के ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो क्लियर नहीं है। मिस कू बोलती है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पता लगाओ कि वहाँ पर किसका नाम लिखा है। असिस्टेंट बोलता है, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही पता चल जाएगा। शाओ ने भी ये बात सुन ली होती है, सोचती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शाओ मिस गू के पास आती है और बोलती है, चलो हम वेडिंग ड्रेस देखने के लिए चलते हैं। मिस गू बोलती है, मैं अभी बिजी हूँ, किसी और दिन चलेंगे। इसके बाद शाओ ग्रैंडपा के स्टडी रूम में जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा का असिस्टेंट उनकी चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। असिस्टेंट पूछता, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? शाओ बोलती है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर बहू बनकर आने वाली हूँ, मैं क्या अपने घर में घूम भी नहीं सकती? तुम मुझे बताओ, तुम ग्रैंडपा के स्टडी रूम में क्या कर रहे हो? असिस्टेंट बोलता है, ग्रैंडपा ने मुझे कुछ ढूंढने के लिए बोला था। शाओ बोलती है, सच में? ग्रैंडपा तो सो रहे हैं, तो उन्होंने ये काम तुम्हें कब बोल दिया? मुझे सच बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? असिस्टेंट बोलता है, अगर मैं तुम्हें सच ना बताऊँ तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ दोगी। शाओ उसे चाटा लगा देती है, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। असिस्टेंट भी उसे एक चाटा जड़ देता है, दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। और शाओ को बताता है, तुम्हारी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मेरे पास है, मैंने अभी उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया है, और अगर सबको सच पता चल गया कि तुम मिस कू की बेटी नहीं हो तो तुम मारी जाओगी। ये बोलकर असिस्टेंट जाने वाला होता है, लेकिन शाओ उसे रोक लेती है, तुम क्या करने वाले हो? तुम किसी को ये सच नहीं बताओगे ना? असिस्टेंट बोलता, नहीं बताऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें जितने भी शेयर्स मिले हैं ना, उसमें से आधे तुम्हें मुझे देने होंगे, वरना मैं सबको सच बता दूंगा। शाओ बोलती है, लेकिन मिस गू को मुझ पर शक हो गया है, अगर तुम्हें ये शेयर चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर तुम्हें मिस गू को मारना होगा। और असिस्टेंट भी इसके लिए मान जाता है। इनमें हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, सभी एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर वैन को कंपनी से निकाल दिया गया है क्योंकि उनकी वाइफ को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। यह सुनकर जीमो सोचती है, क्या ये सब गुजी मेरे लिए कर रहा है, पर क्या फर्क पड़ता है, वो तो मेरा भाई लगता है। वो अपना सामान उठाकर बाहर आ जाती है, तभी उसकी नजर मिस गू पर जाती है। कुछ आदमी उन्हें पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। जीमो भी उनका पीछा करने लग जाती है। नेक्स्ट में मिस गू को बांध कर रखा हुआ होता है और असिस्टेंट उनके सामने खड़ा होता है। जीमो भी वहाँ पर आ जाती है और सब कुछ देख रही होती है। मिस गू बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। असिस्टेंट बोलता है, तुम्हें मार कर मुझे पैसा मिलेगा। उसके बाद वो वहाँ पर आग लगाकर चला जाता है। मिस गू तो बेहोश हो जाती है, तभी जीमो वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, मॉम प्लीज आप होश में आओ ना। और मिस गू को खोलकर उसे वहाँ से लेकर जाने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है और जीमो को मारती है। जीमो तो बेहोश ही हो जाती है। शाओ बोलती है, ये लड़की कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। वो जीमो को वहीं आग में छोड़ देती है और मिस गू को उठाकर अपने साथ बाहर ले आती है। बाहर आकर चिल्लाने लग जाती है, प्लीज हमारी हेल्प करो। तभी गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक गार्ड अंदर चेक करने के लिए जाता है तो उसे जीमो बेहोश मिल जाती है, इसलिए वो जीमो को भी हॉस्पिटल लेकर जाता है। मिस गू को जैसे ही हॉस्पिटल में होश आता है, वो सोचने लग जाती है, वो कौन लड़की थी जो मुझे बचाने के लिए आई थी। सामने वाले बेड पर शाओ लेटी होती है, जो कि सोने का नाटक कर रही होती है। गुजी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है, मोम आप ठीक हो ना? वो बोलती है, तुमने ही मुझे मारने का ऑर्डर दिया था ना? गुजी बोलता है, ना मैंने ऐसा कुछ किया है और ना ही मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत है, मैं तो बस आपको देखने के लिए आया था। और वहाँ से चला जाता है। मिस गू सोचती है, इसे देखकर लग तो नहीं रहा है कि इसने किसी को मारने के लिए मुझे भेजा था। तभी शाओ उठ जाती है और मिस गू के पास आकर बोलती है, शुक्र है मैंने आपको बचा लिया। मैंने उन लोगों को आपको ले जाते हुए देख लिया था, जिसके बाद मैंने उन लोगों का पीछा किया। मैं अपनी मोम को काफी सालों से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरी मोम मुझे अभी तक नहीं मिली। जब आप वहाँ पर थी ना, तो मुझे आपको देखकर अपनी मोम की याद आ गई, इसलिए मैंने आपको मोम बोल दिया। मिस गू बोलती है, तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसलिए मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट सीन में जीमो बहुत ही ज्यादा पी रही होती है और फ्लैशबैक में याद करती है गार्ड ने उसे बताया था, वो तो मैं आपको अंदर देखने के लिए आ गया, जबकि वो लेडी बोल रही थी अंदर और कोई भी नहीं है, अगर मैं अंदर ना आता तो आप मार ही जाती। अभी दो लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और जीमो के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। कुछ ही देर में गुजी भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को धो देता है, जिसके बाद वो दोनों डर की मारी भाग जाते हैं। गुजी जीमो को उठाकर घर लेकर आ जाता है। वो उसे बेड पर सुलाने के बाद जा रहा होता है, लेकिन जीमो उसका हाथ पकड़कर बोलती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। गुजी बोलता है, मुझे मालूम है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, पर मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जीमो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसे सर्वेंट दिखाई देती है और पूछती है, मैं यहाँ पर कैसे आई। सर्वेंट बताती है, मास्टर गुजी आपको यहाँ पर लेकर आए थे और उन्होंने आपको तैयार करने के लिए बोला है, इसलिए जल्दी से आप उठ जाइए, मैं आपका ड्रेस लेकर आ गई हूँ। दूसरी तरफ हमें शाओ को दिखाया जाता है जो दुल्हन की तरह तैयार हो गई थी, लेकिन उसे वो रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए बोलती है इस रूम को चेंज करवाओ। अभी असिस्टेंट आकर बोलता है, अगर आप इस रूम को चेंज करवाना चाहती हैं, मिस्टर गुजी से जाकर बात कर लीजिए, क्योंकि ये उनका ही ऑर्डर है कि आपको यहाँ रखा जाए। शाओ तो उस पर चिल्लाने लग जाती है। असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर गुजी ने बोला है अपनी आवाज पर कंट्रोल करो, क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनकर लोग डर जाएंगे। नेक्स्ट सीन में शाओ तैयार होकर बैंकेट हॉल में आ रही होती है और सोचती है, फाइनली आज मेरा सपना पूरा होने वाला है, अब मुझे सब कुछ मिल जाएगा। वो गुजी के सामने अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं पकड़ता, वो खुद ही गुजी के साथ खड़ी हो जाती है। गुजी बोलता है, शादी को करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो असिस्टेंट को इशारा करता है तो असिस्टेंट सभी के फोन पर एक वीडियो भेजता है। उस वीडियो में शाओ और असिस्टेंट की बातें रिकॉर्ड हो रखी होती हैं। शाओ बोलती है, ये वीडियो फेक है, इस पर यकीन ना करें। मिस गू तो उस वीडियो को देखकर शॉक हो जाती हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ पर टपक पड़ती है और शाओ को पकड़कर ले जाती है। आंट ली भी चिल्ला रही होती है, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है, मिस गू के भेजे में अभी भी अकल नहीं आई थी। वो बोल रही होती है, ये सब जीमो ने कराया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी गुजी अनाउंसमेंट करता है, मिस गू मेरी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है, यानी कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ, इसलिए मैं इनकी कोई बात मानने के लिए मजबूर भी नहीं हूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, ये सब तुम क्या बोल रहे हो। गुजी बोलता है, आपको अच्छे से मालूम है यही सच है। मिस गू बोलती है, मुझसे बदला लेने के लिए तुमने और जीमो ने मिलकर ये प्लान बनाया है ना, तुम लोगों ने मेरी बेटी को जेल भेज दिया। लेकिन गुजी बोलता है, अगर जीमो ने कुछ किया होता तो जीमो जेल में होती, शाओ नहीं, और मेरे पास एबिलिटी है, मुझे आप लोगों के किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने बलबूते पर अपना सब कुछ खड़ा कर सकता हूँ। और जीमो को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एक गार्ड आकर मिस गू को बताता है, ग्रैंडपा अब्रॉड चले गए हैं और उन्होंने आपको ये घर छोड़ने के लिए बोला है। बोलकर वो चला जाता है। मिस गू को गुस्सा आ जाता है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर कोई नहीं, इस घर को छोड़ने से पहले मुझे अपनी बेटी शाओ को बचाना होगा। इसके बाद मिस गू गुजी के पास आती है और उसे बोलती है, प्लीज शाओ को बचा लो। गुजी बोलता है, उसने ग्रैंडपा को मारा है, वो एक कातिल है, मैं उसे नहीं बचाने वाला। इसके बाद मिस गू एक प्लान बनाती है और आंट ली को किडनैप कर बोलती है, अब तुम्हें अपनी बेटी को यहाँ पर बुलाना होगा अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो। और जीमो को मैसेज करती है, अगर अपनी मोम को बचाना चाहती हो तो यहाँ पर आ जाओ। जीमो को जैसे ही ये मैसेज आता है वो गुजी को कॉल कर सब कुछ बता देती है। गुजी बोलता है, तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीमो फिर भी अपनी आंट ली को बचाने के लिए जाती है और मिस गू के बंदे उसे ही किडनैप कर लेते हैं। मिस गू उसके पास आकर बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इतने सालों के बाद मैंने अपनी बेटी को पाया था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने उसे खो दिया। अभी असिस्टेंट आकर बताता है, मैडम रुक जाइए, उस पेंडेंट पर जो नाम लिखा था वो पता चल गया है, उस पर जीमो का नाम लिखा है। अभी गुजी भी वहाँ पर आ जाता है और जीमो को इंजर्ड देखकर वहाँ से ले जाता है। मिस गू तो शॉक हो जाती है, क्या मैंने अपनी ही बेटी को इंजर्ड कर दिया, वो भी झूठे लोगों की बातों में आकर। गुजी जीमो को लेकर जा रहा होता है। मिस गू तो चिल्लाती रह जाती है, ये मेरी बेटी है, मुझे एक बार इसे देखने तो दो। लेकिन गुजी तो मिस गू को पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बाद गुजी मिस गू से मिलने के लिए जेल में आता है। वो उन्हें बताता है, मैंने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मंगवा ली है, मुझे शक हुआ था इसलिए मैंने जीमो का टेस्ट करवाया था, मुझे ये बात कंफर्म हो गई है कि वो आपकी ही बेटी है।
लेकिन आप उसे डिजर्व नहीं करती हैं। मिस गू बोलती है मैंने अपनी बेटी के साथ ये क्या कर दिया, लेकिन गुजी बोलता है मैं कभी भी आपकी बेटी को पता नहीं चलने दूंगा कि आप उसकी माँ हो। मिस गू तो चिल्लाने लग जाती है मेरी बेटी को ये तो बता दो कि मैं उसकी मोम हूँ, लेकिन गुजी उनकी बात को इग्नोर कर बाहर आ जाता। जिवो उनसे पूछती है वो कैसी हैं। गुजी बोलता है वो यही डिजर्व करती हैं। तभी असिस्टेंट आकर बताता है आप दोनों की फ्लाइट बुक हो गई है। गुजी बोलता है अब हम अब्रॉड जाएंगे और वहाँ जाकर अपनी नई शुरुआत करेंगे। जिमो भी हाँ बोल देती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।